नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारतीय साहित्य का स्वरूप। इसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। देखिए, कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय साहित्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, भारतीय साहित्य के स्वरूप पर एक विशेष आलेख लिखिए या इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, सामाजिक संस्कृति के विकास में भारतीय साहित्य का क्या योगदान है, इस पर प्रकाश डालिए। कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और एमए के सिलेबस में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आइए आज इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले अगर भूमिका के तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि भारतवर्ष विविधता का देश है। क्या क्या विविध है यहाँ पर? धर्म है, संप्रदाय हैं, समुदाय हैं और अलग अलग मतों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी कारण उनकी भाषा भी अलग है और उनकी संस्कृति में भी पर्याप्त अंतर है। इस धर्मगत और सांस्कृतिक वैविध्य के कारण प्रत्येक भाषा के साहित्य की भी अपनी अलग अलग विशेषता है। अगर हम बात करें तो तमिल में संगम साहित्य लिखा गया, द्व्यर्थी काव्य लिखा गया, उदाहरण तथा अवधान साहित्य भी तमिल भाषा का विशेष साहित्य माना गया है। इसी प्रकार मलयालम की अगर बात करें तो मलयालम में संदेश काव्य लिखे गए, कीर गीत लिखे गए। मराठी की अगर बात करें तो मराठी के पवाड़े बहुत प्रसिद्ध है। गुजराती भाषा में आख्यान और फागु विशेष रूप से चर्चित है। बंगला भाषा में मंगल काव्य की रचना की गई। असमिया की जो प्रसिद्ध साहित्य है वो बड़गीत के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसमें रासो काव्य है, भक्ति काव्य है, रीति काव्य है या छायावादी काव्य अपना अलग स्थान या विशेषता रखता है। तो भारतीय साहित्य की एक रूपता ही उसकी आत्मा है, क्योंकि सब अलग अलग होते हुए भी एक रूप है। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध विविध प्रकार का साहित्य तो केवल उसके अंग मात्र है, लेकिन एक रूपता ही उसकी खासियत है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप एक भूमिका बना सकते हैं, अपने तरीके से भी बना सकते हैं। आपकी किताब में बहुत कुछ दे रखा है, उसमें से भी कुछ एक पंक्तियां निकाल कर आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया है उतना ही आप लिखें। मैं यहाँ पर सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो आपको आधार के रूप में ध्यान में रखनी है इस प्रश्न को तैयार करते हुए। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक धर्मों, विचारधाराओं और जीवन प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता असंदिग्ध है, उसी प्रकार और इसी कारण से अनेक भाषाओं और अभिव्यंजना पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूल एकता का अनुसंधान भी सहज संभव है। यानी जो भारतीय साहित्य है उसमें मूलभूत एकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए और ये सहज रूप से संभव है। भारतीय साहित्य का प्राचुर्य और वैविध्य तो अपूर्व है ही, उसकी ये मौलिक एकता और भी ज़्यादा रमणीय है। ये किसके विचार हैं? डॉक्टर नगेंद्र के, कि ये अपने मौलिक है, ये कोई कृत्रिम नहीं, कृत्रिमता इसमें नहीं है, कोई अनुदित इसमें नहीं है, बल्कि मौलिकता है। और ये मौलिक एकता जो है सभी भाषाओं की, वो अपने आप में क्या है? रमणीय है। देखिए, कोई भी परिभाषा किसी भी प्रश्न को और ज़्यादा सशक्त बनाती है, तो आप यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा ज़रूर डालें। इसके बाद भारतीय साहित्य में एक रूपता को जानने के लिए कुछ मुख्य आधार तत्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो आधार तत्व है वो क्या है कि लगभग समान उद्भव और विकास काल। किसका? भारतीय साहित्य का। तो ये पॉइंट आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि भारतीय साहित्य का समान उद्भव व विकास काल। देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, अगर हम भारतीय साहित्य की कुछ प्रमाणिक रचनाओं को अगर माने तो वो 9वीं शताब्दी के आसपास से मिलना प्रारंभ हो जाती है। वैसे कुछ रचनाएं 6ठी, 7वीं, 8वीं शताब्दी की भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय साहित्य अलग अलग शती या शताब्दियों में लिखा गया, केवल उसमें हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं की रचनाएं भी की जा रही थी। जैसे इसी काल में कन्नड़ का जो प्रथम ग्रंथ है कवि राजमार्ग, वो इसी 9वीं शती में लिखा गया है या इसी शताब्दी का मिलता है। उसके बाद 10वीं से 12वीं शती में गुजराती साहित्य का प्रथम ग्रंथ बाहुबली रास लिखा गया। बंगला साहित्य में जो चर्या गीत है वो भी इसी काल में लिखे गए। पंजाबी और हिंदी साहित्य का वो जो व्यवस्थित रूप हमें मिलता है वो भी 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ही लिखा गया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में या शती में असमिया साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ हमें मिलता है।
तमिल भाषा और संस्कृत ये दोनों समान ही प्राचीन भाषा है, यानी जैसे संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, तमिल भाषा भी उसी के समान अपना स्थान रखती है। उर्दू भाषा का समय काल भी लगभग 1500 या 15वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। तो ये जो समय काल है, देखिए 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी से तक, इस समय काल में किसी एक भाषा का साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि संपूर्ण भारत में जो अलग अलग स्थानों या जगह पर जो भाषाएं प्रचलित थी, जैसे कन्नड़ है, गुजराती है, इसके साथ साथ अगर हम देखें पंजाबी है, हिंदी भाषा है, असमिया है और संस्कृत है, तमिल है, इसके साथ साथ उर्दू भाषा भी बाद में आई, लेकिन ये विदेशी भाषा या विदेशियों के साथ हमारे भारत में आई, लेकिन इसने भी यहाँ पर अपना विशेष स्थान बना लिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग समय काल में 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो अलग अलग भाषाओं में साहित्य लिखा गया, उसका समय काल और विकास काल लगभग एक समान है। तो एक समान होने से क्या होगा, परिस्थितियों का प्रभाव भी समान होगा, कवि समान परिस्थितियों से प्रभावित होंगे, उन्हीं बातों को लेकर साहित्य लिखा जाएगा, जो उस समय की पद्धति, परंपराएं और भाषाएं प्रचलित है, उन्हीं को आधार बनाया जाएगा। तो ये एक यहाँ पर मान सकते हैं मुख्य तत्व के तौर पर कि भारतीय साहित्य में लगभग सभी भाषाओं में समान साहित्य लिखा गया, उसका समान उद्भव काल और विकास काल भी समान रहा। दूसरा हम यहाँ पॉइंट बना सकते हैं समान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्व भारत से लेकर उत्तर भारत तक या पश्चिम भारत तक, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। 10वीं शताब्दी के बाद भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी उथल पुथल हुआ, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा, साधारण जनता पर प्रभाव पड़ा। जब साधारण जनता पर कोई प्रभाव होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसके हृदय को होगा, साहित्यकार उससे, क्योंकि साहित्यकारों को सबसे अधिक समाज का संवेदनशील व्यक्ति माना गया है, तो वो भी इन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो साधारण जनता का उस समय शोषण होता था तथा अधिकांश भारतीय साहित्यकार किसके थे, अपने राजा के आश्रित थे, यानी दरबारी कवि थे। मुगल काल की अगर बात करें तो मुगल काल में भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा भाग एक छत्र राज्य के अधीन था, यानी मुगलों के अधीन था, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में कुछ एक राजपूत रियासतें थी जिनके वंशज कहीं कहीं पर राज कर रहे थे। सभी शासकों की शासन प्रणाली में मूलभूत समानता थी और इसका प्रभाव सामान्य जनता पर समान रूप से पड़ रहा था। यहाँ पर जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वो भी लगभग एक समान ही थी। इसी कारण दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चला उसका प्रभाव केवल दक्षिण भारत तक नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसने उत्तर भारत में भी अपना विशेष स्थान बना लिया या उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। अतः भारतीय साहित्य के स्वरूप में एक रूपता लाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो भी पर्याप्त रूप से समान उत्तरदायी मानी जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ हम पॉइंट बना सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसे बना सकते हैं कि समान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ, क्योंकि इन परिस्थितियों का प्रभाव ही साहित्य पर पड़ता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये पंक्तियाँ हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट में डाल सकते हैं। तीसरा हम जो पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे समान साहित्यिक पृष्ठभूमि। देखिए सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य की पृष्ठभूमि में समानता देखी जा सकती है। लगभग सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई, महाभारत की रचना की गई और इसके साथ साथ जो पुराण आदि संस्कृत साहित्य था उसमें कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, जयदेव आदि की कृतियों ने पाली, प्राकृत आदि भाषाओं में रचित बौद्ध और जैन साहित्य से कथावस्तु ग्रहण की। यानी जो संस्कृत में लिखा जा रहा था, जो पाली में लिखा जा रहा था या प्राकृत में लिखा जा रहा था, सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। इसी प्रकार सभी भाषाओं में जो काव्य शास्त्रों की रचना की गई, इसमें भी अगर देखें तो संस्कृत के प्रमुख काव्य शास्त्र कौन से थे, जैसे नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक है, साहित्य दर्पण है, इनके विचारों का पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किया गया। यानी जो संस्कृत में काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए उनका अन्य भाषाओं में लिखे गए काव्य शास्त्र के ग्रंथों का प्रभाव उस पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार समान साहित्यिक पृष्ठभूमि ने भी भारतीय साहित्य के स्वरूप को एक रूपता देने का कार्य
किया है। तो इसे हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे कि समान साहित्यिक पृष्ठभूमि, यानी जो भी साहित्य लिखा जा रहा था उसकी पृष्ठभूमि में वही ग्रंथ प्रयोग में सभी भाषाओं के द्वारा लाए जा रहे थे जो प्राचीन काल से प्रचलित थे। उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। ये हमने जो पॉइंट बनाया था तीसरा है, और यहाँ पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, ये हम चौथा पॉइंट बनाएंगे कि आरंभिक प्रवृत्तियों में समानता। देखिए, आरंभ से जो साहित्य लिखा जा रहा था वो सब समान रूप से सभी भाषाओं में सम्मिलित हो रहा था। जैसे नाथ साहित्य लिखा गया, उसके बाद चारण साहित्य महत्वपूर्ण रहा, प्रेमाख्यानक काव्य चल रहा था, या वैष्णव साहित्य की अगर रचना की गई तो सभी भाषाओं में इन प्रवृत्तियों ने प्रभाव छोड़ा। जैसे आरंभिक युग में नाथ साहित्य की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। ये केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं, लगभग सभी भारतीय भाषाओं के आरंभिक साहित्य में नाथपंथी साधुओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो बंगला साहित्य है, यहाँ पर पंजाबी साहित्य की भी हम बात कर सकते हैं। पंजाबी साहित्य में भी अगर देखें तो गोरखनाथ और चरपटनाथ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह दक्षिण भारत में जो शैव योगी हैं उनकी तुलना में शिव भक्त अधिक प्रचलित थे। फिर भी नाथ और शैव योगियों की तांत्रिक साधना का प्रभाव दक्षिण पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर नाथ साहित्य के बाद अगर चारण काव्य की बात करें तो भारतीय भाषाओं में दूसरी जो प्रवृत्ति मानी जाती है वो चारण काव्य की देखी जा सकती है। तमिल साहित्य में भी चारण काव्य 500 ईसा पूर्व से आरंभ हो चुका था। उसके बाद प्रेम से प्रभावित प्रेम आख्यानक काव्य की अगर बात करें तो भारतीय भाषाओं में तो ये परंपरा प्राचीन काल से ही शुरू हो गई थी। इसका प्रभाव तेलुगु में, गुजराती में, हिंदी आदि भारतीय साहित्य के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य में देखा जा सकता है। हिंदी भाषा का जो पद्मावत है वो इसी श्रेणी में आता है। आपकी किताब में तेलुगु के भी नाम दे रखे हैं, गुजराती ग्रंथों के भी नाम दे रखे हैं। आप अगर याद कर सकते हैं तो इन ग्रंथों के नाम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैष्णव साहित्य जो लिखा जा रहा था। वैष्णव साहित्य कौन सा, जो राम और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ साहित्य है। ये भी लगभग सभी भारतीय भाषाओं में कृष्ण की लीलाओं को शामिल किया गया। ये इसको आधार बनाकर लोक नाट्य का एक अलग ही साहित्य रचा गया जो तेलुगु में भी है, कन्नड़ में भी है, बंगला में भी है, और पूर्वी भाषाओं में अगर देखें तो मराठी, गुजराती, हिंदी भाषाओं में भी रास का एक ही रूप मिलता है और अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य की नाट्य विधा के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। यानी वैष्णव साहित्य में प्रमुख क्या है, रास, और ये रास परंपरा सभी भाषाओं में देख सकते हैं। यानी इसको आधार बनाकर सभी भाषाओं ने अपने ग्रंथों की रचना कवियों के द्वारा या लेखकों के द्वारा की गई है। पांचवा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं आधुनिक युग का प्रभाव। देखिए, भारतीय भाषा का जो साहित्य है वो 1857 के बाद एक नए रूप में सामने आया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव आया, और 1850 से लेकर 1990 तक के भारतीय साहित्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर आधुनिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक आधुनिक भारतीय साहित्य को देखें तो सामान्य रूप से 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। एक कौन सा है, पुनर्जागरण काल है। दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उत्कर्ष इस समय में हुआ। तीसरा यहाँ पर रोमानी सौंदर्य से परिपूर्ण काव्य की रचना की गई, और चौथा यहाँ पर जो साम्यवादी सामाजिक चेतना है उसका उदय भी हुआ। यानी समाज को वर्ग विभाजन से ऊपर उठाकर जो सर्वहारा वर्ग है उसको पूंजीपति वर्ग के समान अधिकार देने का जो विचार है वो भी आधुनिक काल के साहित्य में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो हिंदी में पुनर्जागरण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। तमिल साहित्य में रामलिंग स्वामीगल को जाता है। कवि सुब्रमण्यम भारती को भी इसका विशेष योगदान दिया जाता है। तेलुगु में अगर पुनर्जागरण की बात करें तो इसका श्रेय वीरेशलिंगम को जाता है, और राय प्रोल और सब्बा राव ने रोमानी सौंदर्य के काव्य में अपना विशेष योगदान दिया है। इसी प्रकार वेणमणि और राज वर्मा ने मलयालम साहित्य में, नर्मद ने गुजराती साहित्य में पुनर्जागरण का कार्य किया है। यानी आधुनिक काल में जो साहित्य विभाजन हुआ वो 4 रूप में या 4 भागों में हुआ। एक हुआ पुनर्जागरण काल, दूसरा हुआ जहाँ पर राष्ट्रीय विचारधाराओं को महत्व दिया गया, तीसरा वो समय काल जहाँ पर उन कवियों ने रोमानी संस्कृति और सभ्यता को महत्व दिया, यानी
रोमानी प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। और चौथा यहाँ पर क्या है, सामाजिक जो वर्ग विभाजन है उसको समाप्त करके लोगों में नई जागृति या नई चेतना का विकास करना, वो इससे के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो इन तत्वों के आधार पर हम मान सकते हैं कि भारतीय साहित्य में एक रूपता पूर्ण रूप से दिखाई देती है। देखिए, सभी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें पद्य साहित्य में अगर हम बात करें, जो पद्य साहित्य की हम बात करें, तो इसमें महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, कथा, आख्यायिका आदि काव्य शैलियों का समान रूप से प्रयोग हुआ और उसमें वर्णिक, मात्रिक आदि देसी छंदों का भी समान रूप से प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आधुनिक युग के भारतीय गद्य साहित्य पर भी अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी जो भारत में आधुनिक काल का गद्य साहित्य लिखा गया पद्य साहित्य के साथ साथ वो किससे प्रभावित है, वो अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित है। तो संक्षेप में या निष्कर्ष आप इसका ज़रूर निकालें। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, चाहे वो वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। सभी में जो साहित्य लिखा गया ये भारतवर्ष का संपूर्ण साहित्य है। यानी ये भारत की आत्मा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। भाषाएं अलग है लेकिन सभी भाषाओं का आधार या सभी रचनाओं का आधार समान है। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।